हाय प्यारे बच्चों, मैं आनंद कुमार मौर्य एक बार फिर से आप सभी का अपने विद्यालय रामलाल रघुनाथ वर्मा आदर्श इंटर कॉलेज सुलेमपुर परसावा टांडा अंबेडकर नगर की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है तनु विलयनों के गुण। तनु विलयनों के गुण, जैसा कि आप देख रहे हैं, द्रव विलायकों में अवाष्पशील विलयों के अवाष्पशील, ऐसा विलय जो वाष्पित ना हो, अवाष्पशील विलय है। कि तनु विलयनों के तनु विलयन आप जानते हैं, जिसमें विलायक की सांद्रता अधिक, विलय की सांद्रता कम। तनु विलयन के मुख्य गुण जो होते हैं वो निम्नलिखित हैं। अब वो मुख्य गुण कौन कौन से होते हैं तनु विलयनों के? पहला गुण है प्रासरण दाब, दूसरा वाष्प दाब का अवनमन, तीसरा क्वथनांक का उन्नयन और चौथा हिमांक का अवनमन। ये अवाष्पशील विलयों के तनु विलयनों के जो मुख्य गुण होते हैं उनकी संख्या 4 है। वो 4 कौन कौन से हैं? पहला है प्रासरण दाब, दूसरा वाष्प दाब का अवनमन, तीसरा क्वथनांक का उन्नयन, चौथा हिमांक का अवनमन। अब हम यहाँ से फर्स्ट गुण को समझने का प्रयास करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रासरण दाब। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले सबसे पहले हमें प्रासरण को समझना होगा। यहाँ प्रासरण को समझाने के लिए आप देख रहे हैं, आपके सामने एक चित्र यहाँ दिखाई दे रहा है। इस फिगर को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इस फिगर में साफ दिखाई दे रहा है कि एक पात्र है। इस पात्र को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक भाग में विलायक को भरा गया है और दूसरे भाग में विलयन को रखा गया है। फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिए। एक पात्र है, इस पात्र को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है। एक भाग में विलायक यानी सॉल्वेंट और दूसरे पात्र में सॉल्यूशन यानी कि विलयन को भरा गया है। जो विलयन होगा, आपको पता है कि विलयन में विलेय और विलायक दोनों पार्ट होंगे। जैसा कि यहाँ देख रहे हो, विलेय मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो विलयन है तो विलेय और विलायक इसमें दोनों होंगे, इसलिए ये विलेय है। ये विलेय मॉलिक्यूल वाले पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं और ये आपके विलायक मॉलिक्यूल वाले पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? यहाँ एक तीर का निशान लगा है। इस तीर के निशान से ये प्रदर्शित करने का प्रयास किया जा रहा है कि अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलायक के अणु विलयन की ओर स्वतः आते हैं। यही समझने का प्रयास आप लोग कीजिएगा। आप देख रहे हैं यहाँ तीर का निशान ये शो कर रहा है कि विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलयन की तरफ आ रहे हैं। अर्थात आप कह सकते हो कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलायक से विलयन की ओर स्वतः प्रवाह प्रासरण कहलाता है। प्रासरण की परिभाषा एक बार फिर से देखिए। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलायक से विलयन की ओर स्वतः प्रवाह प्रासरण कहलाता है। एक बार फिर से परिभाषा देखिएगा। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलयन की ओर स्वतः प्रवाह प्रासरण कहलाता है। अब यहाँ क्वेश्चन दूसरा बनता है कि अर्धपारगम्य झिल्लियाँ क्या होती हैं? अर्धपारगम्य झिल्लियाँ यानी कि ऐसी झिल्लियाँ जो केवल विलायक के अणुओं को अपने में से होकर आने जाने देती हैं। जैसे यहाँ देख रहे हो, विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में से आ रहा है। तो ऐसी झिल्लियाँ जो केवल विलायक के अणुओं को अपने में से होकर आने जाने देती हैं किंतु विलेय के अणुओं को नहीं, अर्धपारगम्य झिल्लियाँ कहलाती हैं। एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसी झिल्ली जो विलेय के अणुओं को अपने में से होकर आने जाने दे, ऐसी झिल्ली जो विलायक के अणुओं को अपने में से होकर आने जाने दे किंतु विलेय के अणुओं को नहीं, ऐसी झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब अर्धपारगम्य झिल्लियों का जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे बकरे का आशय, अंडे की झिल्ली, अंडे के ऊपर की जो झिल्ली होती है वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अपनी सेल मेम्ब्रेन जो कोसा झिल्ली होती है वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। लेकिन एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ट्रॉब नामक वैज्ञानिक ने बताया कि कापर फेरोसाइनाइड की जो झिल्ली होती है वो पूर्णतया अर्धपारगम्य होती है। या आप कह सकते हो कापर फेरोसाइनाइड की झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली मानी जाती है। अब हम आपको एक दूसरा टॉपिक समझाने का प्रयास करते हैं, प्रासरण आप समझ सकें कि प्रासरण होता क्या है। शायद हम आपको समझाने में सफल रहे होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके समझ में आया प्रासरण कि नहीं आया।
एक बार फिर से देख लीजिएगा, एक पात्र है, इस पात्र को दो बराबर भागों में डिवाइड किया गया है। एक भाग में आप देख रहे हो विलायक है, दूसरे भाग में विलयन है। फिर हम देख रहे हैं एक तीर के निशान के द्वारा मैं यहाँ दिखाने की कोशिश किया हूँ कि विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलयन की तरफ आ रहे हैं। अर्थात परिभाषा यहीं से बन जाती है कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। अब हम समझेंगे कि परासरण दाब क्या होता है। परासरण दाब को समझाने के लिए भी हम यहाँ आपके सामने एक फिगर है, आप देख रहे हो, एक पात्र लेते हैं, आपके सामने एक पात्र है। इस पात्र को हमने दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया है एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा इस पात्र को मैंने दो बराबर भागों में बांट दिया है। एक भाग में हमने सॉल्वेंट यानी कि विलायक को लिया है और दूसरे भाग में हमने सॉल्यूशन यानी कि विलयन को लिया है। यहाँ एक पिस्टन लगा हुआ है, जो एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पिस्टन द्वारा डाला जाएगा सॉल्यूशन पर, इसी के लिए ये पिस्टन लगा हुआ है ताकि बाहरी दाब इस पिस्टन द्वारा डाला जा सके। यहाँ फ्लो इंडिकेटर है, फ्लो इंडिकेटर सूचक नली का तल है जो ये सूचना देगा कि सॉल्वेंट यानी कि वाटर सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है। जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ जाएगा तो इसका जो ग्राफ होगा ये नीचे गिरता जाएगा, यानी सूचक है तो सूचना देगा। जब ये नीचे आता जाएगा जल का इंडिकेटर का, फ्लो इंडिकेटर का ये तल, तो इससे पता चलेगा कि जल इस पात्र से इस पात्र में जा रहा है। अब हम यहाँ आपको परासरण दाब को समझाने का प्रयास करते हैं। जब हम सबसे पहले एक पात्र लेते हैं, उस पात्र को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक भाग में सॉल्वेंट यानी विलायक होता है, दूसरे भाग में विलयन होता है। हम जानते हैं परासरण अभी हमने पढ़ा, तो परासरण में हमने देखा कि विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलयन की तरफ स्वतः प्रवाहित होते हैं। विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होते हैं। तो जब यहाँ भी जब विलयन और विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा डिवाइड किया गया है तो यही कंडीशन होगी परासरण के अनुरूप कि विलायक के अणु विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होंगे। जब विलायक के अणु विलयन की ओर जाएंगे तो ये फ्लो इंडिकेटर जो नली का तल है ये नीचे गिरता जाएगा, और जब ये तल नीचे गिरता जाएगा इसका ये सूचना दे रहा है कि विलायक के अणु विलयन में जा रहे हैं अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर। इस सूचक नली के तल को पुनः इसकी प्रारंभिक स्थिति में लाने के लिए पिस्टन द्वारा यहाँ विलयन के ऊपर एक बाह्य दाब डाला जाएगा ताकि सॉल्वेंट जो वाटर का तल है, ये फ्लो इंडिकेटर का तल अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ सके। अर्थात इसकी परिभाषा हो जाती है, यही डाला गया जो बाह्य दाब है यही परासरण दाब है। एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने आपको बताया कि एक पात्र है, इस पात्र को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक भाग में सॉल्वेंट यानी विलायक को लिया गया है, दूसरे भाग में विलयन को लिया गया है। हम जानते हैं परासरण की परिभाषा भी मैंने आपको बताया कि विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होने लगते हैं। तो यहाँ भी परासरण के अनुरूप ही विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलयन की तरफ जाने लगेंगे। जब विलायक के अणु विलयन की तरफ जाएंगे तो फ्लो इंडिकेटर का तल जो है, ये सूचक नली का तल नीचे गिरता जाएगा, और जो यह इसका प्रतीक होगा कि विलायक के अणु विलयन की तरफ जा रहे हैं। इसके प्रवाह को विलायक के अणुओं का विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता है। इसी परासरण को रोकने के लिए विलयन पर पिस्टन द्वारा एक बाह्य दाब डाला जाएगा जिससे इस सूचक नली का तल पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाए। विलयन के ऊपर डाला गया यह बाह्य दाब ही परासरण दाब है। अब इसकी परिभाषा आप किस प्रकार लिखेंगे? इसकी परिभाषा आप लिखेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए विलयन में, समझने का प्रयास कीजिएगा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए विलयन में, जैसा कि देख रहे हैं अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक और विलयन पृथक हैं। विलायक से पृथक किए गए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। एक बार फिर से देखिए, विलायक जब विलयन की तरफ जाने लगेगा तो विलयन की तरफ इसका प्रवाह रोकने के लिए
जो यही अतिरिक्त बाह्य दाब डाला जा रहा है विलयन के ऊपर, यही परासरण दाब कहलाता है। पारिभाषिक रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है। हम आशा करते हैं कि आपकी समझ में ज़रूर आ गया होगा। अब हम कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।